तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुप्ता एजुकेशन में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं फिजिक्स के लाइट चैप्टर का सीरीज 9। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप उस पर जा कर के देख सकते हैं, या गुप्ता एजुकेशन के नाम से जो चैनल है उसके प्ले लिस्ट में जा कर के भी आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु के बाहर दिखाई देते हैं। तो इसका ऑप्शन दिया गया है ए कि दीर्घ दृष्टि, बी है कि विकृति, सी है कि अबिंदुकता और डी है कि निकट दृष्टि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबिंदुकता। अब आइए हम लोग समझते हैं कि अबिंदुकता होता क्या है। अबिंदुकता को दृष्टि वैषम्य भी कहते हैं, यानी दृष्टि वैषम्य के नाम से भी इसको जाना जा सकता है। इस रोग में होता क्या है? इस रोग में दो लंबवत दिशाओं में विभेद नहीं हो सकता है, यानी कि इस रोग में बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है इसके उपचार के लिए, और इस रोग में दो लंबवत दिशाओं में जो है विभेद करना थोड़ा मुश्किल होता है, यही अबिंदुकता होता है। अब आते हैं कि दीर्घ दृष्टि दोष। इसका पहला ऑप्शन दिया गया है कि दीर्घ दृष्टि दोष। आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया इंग्लिश में कहते हैं। इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि दीर्घ दृष्टि दोष एक, दूसरा है कि दूरदृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा हाइपरमेट्रोपिया। दीर्घ दृष्टि दोष होता क्या है? इसमें व्यक्ति को अपने आसपास की चीज़ें धुंधली और दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती है। इसको रटने के लिए मैंने एक ट्रिक भी बताया था आपको कि दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर है, तो दूर है तो इसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में आपको थोड़ा डिफरेंस समझना होगा कि इसका अपोजिट होता है। दूर दृष्टि दोष में होता क्या है कि दूर की वस्तु आपको दिखेगी लेकिन नज़दीक की वस्तु आपको धुंधली दिखेगी। इसका जस्ट अपोजिट होता है निकट दृष्टि दोष। उसमें क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में आपको नज़दीक की वस्तु दिखेगी बट दूर की वस्तु जो है धुंधली दिखेगी। यही निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर है। अब आइए कि थोड़ा लक्षण के बारे में जानते हैं कि दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया के क्या लक्षण हो सकते हैं। जैसे किन्हीं को अगर हो गया तो हम समझेंगे कैसे। तो इसका पहला लक्षण है कि आपको सिर दर्द होगा, अगर किन्हीं को हो गया है तो उनको सिर दर्द होगा। दूसरा है कि आँखों में दर्द होगा। तीसरा है कि ध्यान केंद्रित नहीं होगा, यानी कि जब आप पढ़ते हैं। और चौथा है कि पढ़ने के बाद आँखों में दर्द होगा। तो ये सारी इनकी लक्षणें हैं। और दीर्घ दृष्टि दोष की समस्या को दूर करने के लिए जो है कन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी कि उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का जो उपयोग किया जाता है, इसको एक आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। देखिए कैसे। तो दूर और उत्तल, तो इसको अगर आप रिलेट करते हैं दूर को उत्तल से, तो दूर यानी कि डिस्टेंस पे ऊ जो शब्द है ये क्या होता है कि आ के बाद ऊ आता है, यानी कि दूरी में है। तो दूर दृष्टि दोष में आप हमेशा याद रखेंगे कि ऊ यानी दूरी में आता है, इसलिए इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। यहीं पर निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष, उसमें अवतल का उपयोग होता है। तो इसको आप इस तरह से रिलेट करके याद रख सकते हैं कि नी यानी नज़दीक, निकट मतलब नज़दीक, और यानी पहले आता है, शुरुआत में आता है, यानी नज़दीक में है। तो इसको आप इस तरह से रिलेट करके याद रख सकते हैं। इससे पिछले सीरीज में भी मैंने कितनी बार बताया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अवतल लेंस जो है हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए दिया गया है, पहला कि वास्तविक प्रतिबिंब, बी है कि आभासी प्रतिबिंब, सी है कि वस्तु की विशेषता के अनुरूप प्रतिबिंब, और डी है कि लेंस की वक्रता के अनुरूप प्रतिबिंब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी प्रतिबिंब। आइए हम लोग थोड़ा जानते हैं कि अवतल लेंस के बारे में थोड़ा जानते हैं। कनकेव मिरर, सबसे पहले तो इसको इस तरह से आप फिगर से आप समझ सकते हैं, ये कनकेव लेंस है
सॉरी, मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। ये कनकेव लेंस है, कुछ इस प्रकार का होता है कनकेव लेंस। इसमें होता क्या है कि एक लेंस होता है जिसके बीच का भाग, ये जो है बीच का भाग ये पतला होता है, किनारा मोटा होता है। ये पतला और किनारा ये देखिए मोटा है, तो किनारा इसका मोटा होगा किसमें? अवतल लेंस कनकेव लेंस में। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर की संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन ए है कि प्रकाश के नियमित परावर्तन, बी है कि प्रकाश के विकिरण परावर्तन, सी है कि प्रकाश के अपवर्तन और डी है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। अब आइए हम लोग थोड़ा समझते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। सबसे पहली बात कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है एक प्रकाशीय घटना है। क्या है? इसको याद रखना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है एक प्रकाशीय घटना है। क्या है? एक प्रकाशीय घटना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जो है प्रकाश की किरण किसी माध्यम के तल पर ऐसे कोण पर आपतित होती है कि उसका परावर्तन जो है उसी माध्यम में हो जाता है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, फिगर में देखिए कि ये एक मीडियम है। मान लीजिए कि μ1 पहला मीडियम है और μ2 दूसरा मीडियम है। यहाँ से जब ये प्रकाश यहाँ पर पड़ती है तो इसको यहाँ इधर सीधे आना चाहिए था, ऐसे आना चाहिए था, पर यहाँ पर अभिलंब की ओर थोड़ा ये मुड़ जाती है, ऐसा होता नहीं है। पर इस फिगर में क्या हुआ है कि यहाँ से आ करके और इसी मीडियम में, यानी कि मीडियम फर्स्ट, ये मीडियम μ1 फर्स्ट है और ये μ2 है नीचे वाला, तो इसमें होना चाहिए था μ1 से μ2 में आना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होकर के μ1 में ही लौट जा रहा है। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन में हमेशा क्या होता है कि प्रकाश एक ऐसे बिंदु पर पड़ती है कि उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है उसी माध्यम में लौट जाता है, तो उसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर की जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को, तब वह लालिमा युक्त दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो ऑप्शन ए है कि लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, बी है कि लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा सर्वाधिक परिकीर्णन होता है, सी है कि सुबह और शाम में सूर्य का यही रंग होता है और डी है कि पृथ्वी का वायुमंडल लाल प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम परिकीर्णन होता है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि लाल प्रकाश जो है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और जिसका तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होगा उसका परिकीर्णन जो है उतना ही कम होगा। क्या होगा? लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए उसका प्रकीर्णन कम होगा, यानी जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा उसका परिकीर्णन कम होगा। और तरंग दैर्घ्य जो है लाल का सबसे ज़्यादा होता है, लाल का रेड का सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी वॉयलेट का जो है सबसे कम होता है। तरंग दैर्घ्य किसका सबसे ज़्यादा? लाल का होता है और सबसे कम होता है बैगनी का, सबसे कम होता है बैगनी का। और जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा उसका परिकीर्णन सबसे उतना ही कम होगा, जिसका जितना ज़्यादा होगा उसका उतना ही कम होगा। तो आर का परिकीर्णन यानी रेड का परिकीर्णन, लाल रंग का परिकीर्णन जो है कम होगा और वॉयलेट का तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण इसका परिकीर्णन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो ऑप्शन ए है कि तांबे के तार को गर्म करके, बी है कि तंतु को गर्म करके, सी है कि परमाणु को उत्तेजित करके, डी है कि अणुओं को दोलित करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंतु को गर्म करके, इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर
कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। तो आइए आते हैं क्वेश्चन पर। ऑप्शन है इसका कि ए, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। बी है कि फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। सी है कि पौधों से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। डी है कि रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। अब आइए हम लोग थोड़ा इसको समझते हैं। कलर जो है, मुख्यतः कलर, रेनबो के कलर जो हैं वो 7 होते हैं। इसको मैंने कितनी बार बता चुका है कि इसका एक ट्रिक है, VIGBYOR। V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। यानी कि पहला कलर जो है बैगनी होता है, दूसरा जामुनी, तीसरा हरा, चौथा नीला, पांचवा पीला, छठा नारंगी और सातवां यानी लास्ट लाल होता है। अब होता क्या है, एक प्रिज्म, ये जो इसका ऑप्शन पहला दिया गया है इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं कि एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। तो एक फिगर लीजिए, इस तरह का फिगर है, इस तरह का एक फिगर, ये एक प्रिज्म है। जब लाइट यहाँ पर पड़ती है तो ये ऐसे नहीं जा करके ये इस तरह से अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यानी कि किसी प्रिज्म से होकर जब प्रकाश को गुजारा जाता है, किसी प्रिज्म से होकर जब प्रकाश को गुजारा जाता है तो अपने मार्ग से विचलित होकर 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। यहाँ पर आकर के ये 1 2 3 4 5 6 और 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस पूरी घटना को जो है हम लोग कहते हैं लाइट ऑफ डिस्पर्सन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये मैंने पिछले सीरीज में भी बताया है। अगर आप लोगों ने पिछला सीरीज नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं एक बार फिर बता दूं कि जब रंगों की बात आई है तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, लाल का तरंग दैर्घ्य रेड का अधिक होता है और वायलेट बैगनी का क्या होता है, तरंग दैर्घ्य कम होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हर बार एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ऐसे एक तो कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर की, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्योदय दिखाई देने का क्या कारण है। ए है कि प्रकाश का परिकिरणन, बी है कि प्रकाश का विवर्तन, सी है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और डी है कि प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, प्रकाश का अपवर्तन। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, डी नंबर हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन। आइए हम लोग थोड़ा फिगर से इसको समझते हैं। ये एक फिगर दिया गया है जिसमें ये है आपतित किरण। आपतित किरण यानी कि जो किरण आ रही है ये अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब है। μ1 क्या है, मीडियम है, μ1 मीडियम 1 है और μ2 क्या है, मीडियम 2 है। μ1 मीडियम 1 है और μ2 मीडियम 2 है। तो अपवर्तन जो है, अपवर्तन को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब प्रकाश μ1 मीडियम से μ2 की ओर आती है तो ये अपने अभिलंब, ये अभिलंब की ओर, इसको जाना चाहिए था ऐसे, बट ऐसे नहीं होकर के ये अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है, या अभिलंब से दूर भी जा सकती है, ऐसा नहीं होता है, अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर भी जाती है, पर इस कंडीशन में अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं कि जब पानी में सिक्का ऊपर की ओर उठा हुआ प्रतीत होता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। तारों का टिमटिमाना ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। पानी में रखी हुई छड़ी मुड़ा हुआ दिखाई देता है, ये भी प्रकाश के प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। पानी में सिक्का ऊपर की ओर उठा हुआ प्रतीत होना, तारों का टिमटिमाना, पानी में रखी हुई छड़
मुड़ा हुआ प्रतीत होना और सूर्य उदय से पहले सूर्य का दिखाई देना, ये सभी घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परावर्तित प्रकाश में ए है कि आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है, बी है कि आपतन कोण के बढ़ने के साथ बढ़ती है, सी है कि आपतन कोण के बढ़ने के साथ घटती है और डी है कि आपतन कोण 45 डिग्री के बराबर होने पर अधिकतम हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण। अब आइए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपतन कोण, यानी आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। आइए आपतन कोण थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि आपतन कोण होता क्या है। ये एक मीडियम है μ1 और ये एक मीडियम है μ2। जब कोई भी प्रकाश आपतित किरण इंसिडेंट रे यहाँ पर पड़ती है तो यहाँ ये अविलंब हो गया, तो प्रकाश को जाना चाहिए था ऐसे, बट ऐसे नहीं जा करके ये इधर की ओर मुड़ जाती है। तो ये एंगल जो है ये I होता है और ये एंगल R होता है। तो ये फर्स्ट मीडियम का जो एंगल I है, फर्स्ट मीडियम का जो एंगल I है, यही है आपतन कोण। क्या है? आपतन कोण। यानी μ2 मीडियम में जब प्रकाश यहाँ पर पड़ती है और अविलंब से जो होकर के एंगल बनता है, एंगल I बना, इसी को हम लोग आपतन कोण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर की प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। पहला है कि कांच से, दूसरा है कि निर्वात में, और सी है कि जल में, और डी है कि वायु में। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकाश की जो गति है यानी ट्रैवल करने की जो स्पीड है वो सबसे कम किस में होती है। तो सबसे कम इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कांच में होती है। और ये है क्वेश्चन, ये है कि कांच में होता कितना है। तो कांच में इसका स्पीड होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब निर्वात में कितना होता है, तो निर्वात में आप लोग पहले भी मालूम होगा ऐसे, निर्वात में इसका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और जल में कितना होता है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इसमें सबसे कम है ना 2, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा। यानी कि प्रकाश की गति सबसे कम जो है कांच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि आइंस्टाइन E बराबर mc² जो फॉर्मूला है समीकरण में C का मतलब क्या है। कि आइंस्टाइन के द्वारा ये लॉ दिया गया था E बराबर mc², तो इसमें C का क्या मतलब है, क्वेश्चन का ये कहना है। तो ऑप्शन ए है कि C का मतलब ये है कि ए ध्वनि वेग का, बी है कि प्रकाश वेग का, सी है कि प्रकाश तरंग दैर्ध्य का, और डी है कि एक स्थिरांक का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश वेग का, यानी प्रकाश वेग को प्रदर्शित करता है सी। अब आइए हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, सभी को जान लेते हैं। जब आ गया है कि E बराबर mc², तो E का मतलब है कि इक्विवेलेंट एनर्जी। C का मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट। C का मतलब है यही कि प्रकाशीय वेग। और M का मतलब है मास। M का मतलब क्या है, मास। तो फिर से एक बार दोहरा देते हैं कि 10 नंबर है कि आइंस्टाइन E बराबर mc² में E का मतलब है इक्विवेलेंट एनर्जी, M का मतलब है मास, C का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अगर आपने इससे पिछला वाला सीरीज़ नहीं देखा, यानी सीरीज ये 9 है, इससे पहले 8 सीरीज आ चुके हैं, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, उस पर जा कर के देख सकते हैं। और अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं, तो मेरे कमेंट बॉक्स में यस लिख करके सेंड कीजिए, आपको PDF भेज दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।